गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम लोगों ने क्या लास्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन भी देख लिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम लोगों के पास लास्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉरेंट एंड टेलर सीरीज के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले सीरीज होती क्या है आपको इजीली पता है कि यदि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में z1 प्लस z2 प्लस z3 इस तरह करते हुए यदि मैं zn तक लिख देता हूं तो ये सिंपली क्या हो जाती है, या फिर इसी को मैं इस तरीके लिखूं a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2, क्योंकि z है क्या, z कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स का क्या मिक्सचर। यानी इस तरीके से यदि कोई सीरीज लिखी हुई है तो मैं उसे क्या कहता हूं, मैं उसे कहता हूं कि सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कह सकता हूं उसे, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकता हूं। क्लियर। अब यदि ये सीरीज मेरे पास है, ठीक, और इस सीरीज की यदि मुझे वैल्यू गेन करनी है, यदि कोई भी सीरीज, यदि समेशन की मेरे पास कोई सीरीज अवेलेबल है और यदि मैं उसका सम गेन करना चाहता हूं और यदि n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो सिर्फ और सिर्फ मैं कब ये वैल्यू गेन कर सकता हूं, जबकि मेरा एक तो ये जो z है वो क्या हो, लेस देन 1 होना चाहिए। यदि मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की कोई सीरीज है मेरे सामने, यदि मेरे पास कोई इनफाइनाइट नंबर की सीरीज है, ठीक है, और उसका यदि मुझे सम गेन करना है तो निश्चित तौर पे जो उसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच में हो, या कहो कि 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी आप उस सीरीज का सम गेन कर सकते हैं। दूसरी बात कि यदि मैं इस तरीके से मेरे पास कोई सीरीज लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि रियल नंबर थे तो सिंपली क्या करते थे, हम रियल पार्ट्स का ही सम करते थे। लेकिन मुझे पता है कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास तो मुझे अलग अलग सम करना पड़ेगा, रियल पार्ट का अलग और वहीं पे इमेजिनरी पार्ट का अलग, जहां n बराबर 0 टू इनफाइनाइट हो सकते हैं। n क्या हो सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं। क्लियर। और यदि ये an कन्वर्ट हो गए किसी वैल्यू a0 पे जा रहा हो और bn कन्वर्ट होने के बाद किसी वैल्यू b0 पे जा रहा हो, तो इस सीरीज का जो टर्म है, सम है, वो सिंपली क्या हो जाएगा, a0 प्लस ib0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, a0 प्लस ib0 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। क्लियर। ठीक। जैसे आप लोग यदि देखिए, आप साइन जेड का क्या करते हैं, साइन जेड का एक्सपेंशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस, ठीक, इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जेड की वैल्यू मैं चाहे कितनी भी बड़ी रख दूं, जेड की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक मैं कहीं तक भी चला जाऊं, साइन जेड की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कहां से जाएगी, 0 से 1 के बीच में रहने वाली है। इसीलिए आप ये क्या करते हैं, ऐसी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। क्लियर। ठीक है, इसीलिए आप ऐसी सीरीज का सम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि कॉस जेड की बात की जाए तो कॉस जेड में क्या हो जाएगा ठीक है, तो कॉस जेड में देखा जाए तो 1, ठीक है, 1, ठीक, इनके कुछ सीरीज के एक्सपेंशन आप देख लीजिए। क्लियर। वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये कॉस जेड, जैसा कि साइन जेड में आप देख पा रहे हैं कि ये कैसा है, ये आपका सिर्फ ऑड टर्म लेके चलता है। कैसे चलता है, ऑड टर्म लेके चलता है। उसी तरीके से जो आपका कॉस जेड है वो इवन टर्म के साथ चलता है। कैसे चलता है, इवन टर्म के साथ चल रहा है। ठीक। ई की पावर जेड का भी एक्सपेंशन यदि देखते हैं तो वे कैसा होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस तरीके से चलता है। क्लियर। तो ये सारी की सारी सीरीज क्या होती हैं कि यदि मैं साइन की वैल्यू चाहे कहां से, हमारी प्लस इनफाइनाइट से कहीं पे भी जाए, मुझे पता है ये कन्वर्ज होकर ऐसी ही रहने वाली है। कॉस की वैल्यू यदि देखी जाए तो भी मुझे पता है कि वो कन्वर्ज होकर ऐसी ही होने वाली है। ठीक। तो इस तरीके से वही e की पावर z की यदि बात करूं तो मुझे पता है कि 0 पे ये वैल्यू 1 होने वाली है। तो यदि मैं घटते हुए टर्म में आऊंगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू कन्वर्ज करने वाली है। यानी ऐसी सीरीज क्या होती हैं, कन्वर्ज करती है।
ठीक है, तभी मैं उनका क्या निकाल सकता हूं, समेशन निकाल सकता हूं। ठीक, तो क्लियर, यदि जेड के टर्म में बात करनी है, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप समेशन तभी निकाल सकते हैं यदि आपका जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो। क्या होने वाला हो, जेड टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और अब जेड आपकी जो क्या होती हो, ये जीरो हो रही हो। जैसे जैसे आप क्या हो रहे हो, इनफाइनाइट नंबर टर्म की बढ़ रहे हो, आपका ये लिमिट की वैल्यू क्या हो रही हो, जीरो होने की कोशिश कर रही हो, तभी आप ऐसी सीरीज का सम निकाल पाते हैं। क्लियर, तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपका टर्म कैसा होना चाहिए, वेरिएबल कैसा होना चाहिए। यदि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज को समेशन निकाल रहे हैं तो वो एक से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप निकाल सकते हैं। एक से बड़ी यदि मैग्नीट्यूड होगा तो वो क्या होगा, यदि मैग्नीट्यूड एक से बड़ा हुआ तो ये सीरीज भी कैसी होती जाएगी, इनफाइनाइट के सम भी इसका इनफाइनाइट को टेंड करता जाएगा और आप उसकी कोई वैल्यू गेन नहीं कर सकते। क्लियर, तो निश्चित तौर पे पहली कंडीशन तो आपको पता है कि जेड को हमेशा एक से छोटा रखना है। फिर इसके बिना पे कुछ सीरीज डिफाइन की गई, और सारी की सारी सीरीज जो भी ऑब्टेन की गई है सिंपली बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ऑब्टेन की जाती है। किसके थ्रू, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ही ऑब्टेन की जाती है। ठीक, तो हमें दो सीरीज जाननी है, एक है हमारे पास टेलर सीरीज, दूसरी है हमारे पास लॉरेंट सीरीज। तो टेलर के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो टेलर साहब कहते हैं कि यदि आपका फंक्शन एफजेड इज एनालिटिक, क्या है, आपका फंक्शन एफजेड एनालिटिक है, कहां पे, इनसाइड और बाउंड्री ऑफ एनी रीजन, इनसाइड और बाउंड्री ऑफ एनी रीजन, कोई भी आपके पास गिवन रीजन है उसके अंदर यदि आपका फंक्शन एनालिटिक है, यानी मैंने कहा कि यदि मैंने कहा कि मेरा जो सर्किल है, मान लीजिए वो रीजन क्या है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ए है, तो यदि वो फंक्शन इस पूरे रीजन में कैसा है, एनालिटिक है, तभी आप टेलर सीरीज का क्या कर सकते हैं, एनालिटिक होने का मतलब क्या होगा, निश्चित तौर पे एनालिटिक होगा तो क्या होने वाला है, डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, इजीली हो जाता है। यदि हमारा फंक्शन की कंडीशन में एनालिटिक है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज किया होगा, तभी उन्होंने ये कंडीशन दी कि एनालिटिक होना चाहिए। यानी इस पूरे रीजन में यदि आपका फंक्शन एनालिटिक है तो आप टेलर सीरीज लगा सकते हैं, और टेलर सीरीज सिंपली कहती है कि आप एफजेड को एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से, सिंपली एफ ए प्लस जेड माइनस ए, ठीक, एफ डैश ए, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से आगे जेड माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश ए की अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके जेड माइनस ए का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक, इस तरीके से आप इस सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं, या मैं इन जनरल ये लिख लूं कि इसे मैं क्या कर सकता हूं, n बराबर 0 से इनफाइनाइट ले जाऊं, n बराबर 0 से इनफाइनाइट ले जाऊं, और इसे an z माइनस ए की पावर n लिख सकता हूं, जहां पे an क्या है, an सिंपली क्या है मेरे पास कि एफ एन ए अपॉन n फैक्टोरियल है। क्या यही तो लिखा हुआ है, क्लियर, चेक करिए। जब ये 1 होगा तो ये 0 होगा, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या 0 फॉर्म में आया है। ठीक, z माइनस ए 1 हुआ होगा तभी ये f1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, जब ये 2 हुआ होगा तो f2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। क्लियर, तो टेलर सीरीज क्या कहती है कि यदि आपका फंक्शन किसी रीजन में एनालिटिक है तो आप उसको इजीली डिफरेंशिएट करके उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर, और वहीं पे यदि मैं यहाँ पे इसी सीरीज में z बराबर यदि मैं 0 रखूं, z बराबर 0 रखूं, इसका मतलब कि क्या है, a की वैल्यू यदि मैं 0 रख दूं, ये क्या है, किसी फंक्शन को मैंने a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रखा था। यदि a बराबर यहाँ पे 0 रख दिया जाए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंपली f0 प्लस z f डैश 0 प्लस z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0। तो ये जो सीरीज कहलाती है, ये सीरीज आपकी मैकलॉरेन सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, मैकलॉरेन सीरीज कहलाती है। क्या कहलाती है, मैकलॉरेन सीरीज कहलाती है। यदि आपने a की वैल्यू 0 यानी z बराबर 0 के अराउंड यदि आपने फंक्शन को एक्सपेंड किया
तो वही टेलर सीरीज आपकी मैक्लॉरेन सीरीज कहलाती। क्या कहलाती है? मैक्लॉरेन सीरीज। वहीं पे यदि z बराबर आप a प्लस एच रख दें तो जरा चेक करिए कि आपकी सीरीज क्या हो जाएगी। तो एफ जेड बराबर क्या रखने वाले हैं? a की जगह a प्लस एच रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं? a प्लस एच रखने वाले हैं। तो एफ ए में तो कुछ नहीं, ठीक। जेड जहां पे है वहां पे आप चेक करिए, तो एच एफ डैश ए, इसी तरीके से एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए। तो इस तरीके से यदि सीरीज किसी एक वेरिएबल के टर्म में आपके सामने आ जाती है, ठीक है, तो ये फंक्शन के एक्सपेंशन में क्या होती हैं? अलग अलग तरीके से आपके सामने आती हैं। क्लियर? इसी तरीके से आपका ये तो हो गया टेलर सीरीज। अब बात करते हैं लॉरेंट सीरीज की। लॉरेंट सीरीज कब डिफाइन है? तो लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज में बस अंतर इसी बात का है कि जहां पे टेलर सीरीज क्या कहती है कि पूरे रीजन के अंदर आपका फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, तो वहीं पे लॉरेंट सीरीज कहती है कि भाई पूरे रीजन में ना भी हो तो चलेगा, मुझे किसी एक एनुलर रिंग में यदि मेरा फंक्शन एनालिटिक है, यानी मैं कहूं कि ये मान लीजिए रेडियस r1 और ये रेडियस r2 है मेरे क्या है सर्किल की, तो r2 से r1 के बीच में भी यदि मेरा फंक्शन क्या है? एनालिटिक है, तो भी मैं उसे एक्सपैंड कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं? इन रीजन बिटवीन r1 एंड r2। सिंपली केवल इतना अंतर है। जहां पे टेलर सीरीज कहती थी कि भाई पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, हमारा फंक्शन पूरे रीजन में एनालिटिक हो, तो लॉरेंट ने कहा नहीं भाई, यदि आप एनुलर रीजन में भी आप इसकी वैल्यू को एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी यदि मैं कहूं मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1, यानी z बराबर प्लस माइनस 1, यानी इस तरह के फंक्शन को भी मैं क्या कर सकता हूं? एक्सपैंड कर सकता हूं सिंपली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज। क्लियर? तो दोनों में अंतर समझिए कि टेलर सीरीज से एक्सपेंशन कब किया जाता है? जब पूरे रीजन में आपका फंक्शन एनालिटिक हो। लॉरेंट सीरीज का यूज कब करते हैं? लॉरेंट सीरीज का यूज तब किया जाता है जब किसी एनुलर रीजन में मुझे क्या दिया गया हो, फंक्शन मेरा एनालिटिक बताया गया हो पूरे रीजन की बजाय। यानी मुझे मॉडुलस के टर्म में यदि मुझे वैल्यू दी जाइए, कोई रीजन दिया गया है इस रीजन से इस रीजन के बीच, तो वो कहलाती है मेरी लॉरेंट सीरीज। अंतर कुछ नहीं, दोनों एक जैसी सीरीज होती हैं। एफ जेड में यहाँ पे टेलर सीरीज में क्या आया था? सिग्मा एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे आया था ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, केवल एक टर्म आया था, लेकिन यहाँ पे दो रीजन होने की वजह से एक टर्म और ऐड होगा, एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट, कोई बी एन टर्म आ जाएगा मान लीजिए, और वो निगेटिव रीजन को भी एक्सपेंड कर देगा। क्या करेगा? यहाँ पे टेलर सीरीज में देखा था आपने, केवल ये टर्म था आपके पास, ठीक है। अब दूसरे रीजन को जोड़ने के लिए दूसरा टर्म आपके पास आ जाता है, और यहां पे ए एन जो डिफाइन होते हैं वो 1/2 पाई आई साइक्लिक इंटीग्रेशन अबाउट C1, ठीक है, एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी डब्ल्यू। इसी तरीके से बी एन डिफाइन है 1/2 की पावर 2 पाई आई साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस 1 डी डब्ल्यू। ठीक है, डिफिनीशन के टर्म में यूज के टर्म आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्या याद रखना है, ये सीरीज आपकी डिफिनीशन के टर्म में आपको याद रखनी है। यूज कब करनी है ये आपको याद रखना है। कब यूज करनी है? जब कोई रीजन गिवन होगा आपको इसके बीच में, तो आप लॉरेंट सीरीज का यूज करते हैं। बाकी करने का तरीका क्या है? बिल्कुल सेम है। हर बार आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का ही यूज करना है। आपको इन सारे टर्म से ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये टर्म केवल क्या है, डिफिनीशन के लिए अच्छे हैं। बाकी आपको करने के तरीके में आपको सिर्फ क्या समझना है, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन ही यूज करना है, क्योंकि सारी की सारी सीरीज कहां से आती हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू ही डेवलप की गई हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो वहीं से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं लॉरेंट सीरीज के लिए, तो 1/z² माइनस 3z प्लस 2 इक्वल टू, ठीक, एक fz दिया हुआ है, आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। वो भी तो ये पहले इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1/z-1 और z-2 इसके रूट हो जाएंगे,
पार्शियल फ्रैक्शन आपको कल मैंने डिफाइन कर दिया था किस तरीके से निकालते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करिएगा 1/z-1 प्लस b z-2 और इसे सॉल्व करके आपको a और b की वैल्यू मिल जाएंगी और दोनों को आप अलग अलग लिख पाएंगे। ठीक है, -1/z-1 ये इतनी वैल्यू आपको पहले ये प्रोसीजर आपको कर लेना है। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन तो क्लियर है ना, कल एक उसमें हम लास्ट लेक्चर में भी यूज किया था मैंने कि ये क्या करते हैं ऐसे सिंपली कर 1 ये a के साथ क्या आ जाएगा z-2 आ जाएगा प्लस b z-2 आ जाएगा। ठीक, ये सिंपली कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर एक बार क्या रखेंगे आप z बराबर 2 रख देंगे, ये टर्म 0 हो जाएगा और b की वैल्यू मिल जाएगी आपको b z बराबर आपको क्या रखना है, ठीक, b बराबर z बराबर यदि 2 रखेंगे 8 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो ये 2 - 1 यानी b बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर, ठीक इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन का टर्म आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। फिर इसके बाद आपको क्या दे रखे हैं, अलग अलग रीजन में इसको एक्सपेंशन पूछ रखा है। उसने सबसे पहले पूछ रखा है मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1। कहां पे, मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1। तो क्लियर चेक करिए, मैंने क्या कहा था कि आपकी यदि वैल्यू क्या रखनी है, हमेशा z की वैल्यू, यदि आप किसी सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं तो z की वैल्यू इज लेस देन 1 ही रखनी है, आपका काम हो जाएगा। तो यहां तो पहले से ही उसने लेस देन 1 दे रखा है, यानी जो चीजें जैसी हैं बस आपको फंक्शन को उसी तरीके से उतार देना है। यानी 1 यहां z-2 है, ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस के 2 तो ये क्या आ जाएगा सिंपली 1 - z/2। ठीक है, -1 यहां पे 1 - z, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, चेक करिए क्या मैंने कहा कि z/2 मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 दे रखा है। बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट चेक कर लीजिए कैसे क्या करना है। ठीक, मेन हमें इस z पे ध्यान देना है। ठीक, तो z मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू लेस देन 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यदि मैं दोनों तरफ 2 कर दूं तो दो कंडीशन, मुझे z बराबर 2 पे ही भी तो फोकस करना है, तो मुझे पता है यहां से भी क्लियर हो गया कि मॉडुलस ऑफ z/2 इज लेस देन 1। 1/2 से तो लेस, यदि 1/2 से छोटा है तो 1 से तो होगा, यानी मुझे वेरिएबल z और z/2 के टर्म में रखने हैं, बस मेरा काम हो जाएगा। यानी माइनस के 1/2 1 - z/2 की पावर में -1 प्लस 1 - z की पावर -1। आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे 1 प्लस z स्क्वायर, इस तरीके से आप इसे करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं अगला रीजन जो आप उसने डिफाइन किया। बी रीजन उसने दे रखा है, बी रीजन में कह रखा है कि मॉडुलस ऑफ z वेरी कर रहा है 1 से 2 के बीच में। यदि 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है, फॉर फंक्शन तो मेरे पास यही है f z। अब जरा देखिए 1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z, यहां पे क्या कह रहा है कि z इज ग्रेटर देन 1। 1 से z बड़ा है, लेकिन मैंने कहा कि यदि मुझे एक्सपेंड करना है तो z को क्या रखना है, छोटा रखना है। तो यानी मैं इधर 1/z कर दूं, 1/z कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या ये 1/z इज लेस देन 1। यानी अब मुझे इस जगह पे z-1 की बजाय अब अपना वेरिएबल 1/z के फॉर्म में रखना है। क्लियर, वहीं दूसरी तरफ देखिए तो z इज लेस देन 2 को भी कैसे देखें, z इज लेस देन 2 तो 2 से 2 कर दीजिए, तो यहां से मॉडुलस ऑफ z/2 तो ऑलवेज कैसा है, 1 से छोटा है। यानी मेरी इधर पे z के साथ 2 वाला फंक्शन में z/2 रखना है और z बराबर 1 के फंक्शन में 1/z के फॉर्म में वेरिएबल रखना है, बाकी काम एक्सपेंशन में छोड़ दीजिए। ठीक है, तो fz बराबर क्या हो जाएगा 1/z-2 है। मुझे क्या रखना है, z/2 के फॉर्म में रखना है, और z/2 के फॉर्म में यदि रखना है तो -2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा माइनस के z/2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरीके से -1 यहां पे वेरिएबल किसके फॉर्म में रखना है, 1/z के टर्म में रखना है। यानी मुझे अब z कॉमन लेना पड़ेगा और 1 - 1/z हो जाएगा। क्लियर,
ठीक है, अब बाकी वही बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर -1 माइनस 1 अपॉन जेड, 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर -1। सिंपली क्या हो जाएगा, अब इसे एक्सपेंड कर सकते हैं आप 1 प्लस जेड अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन 2 का होल क्यूब, इस तरीके से। और यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन जेड, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से आप इजीली लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि किस बार आपके वेरिएबल्स को आप किस तरीके से, ठीक, जैसा रीजन दिया होगा, जैसे z बराबर 2 किसके लिए दिया था, इसके लिए, z बराबर 1 दिया था इसके लिए, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे उसने कहा कि 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन जेड, लेकिन मुझे हमेशा 1 से छोटा रखना है, तभी मैं समेशन निकाल सकता हूँ, सीरीज को कन्वर्ज करा सकता हूँ, इसीलिए मैंने 1 अपॉन जेड से दोनों तरफ डिवाइड मारा, यानी अब मुझे 1 अपॉन जेड इज लेस देन 1 मिल रहा है, यानी z की जगह में 1 अपॉन जेड यूज करूंगा। इसी तरीके से यहाँ पे सिंपली दोनों तरफ 2 से डिवाइड मारते ही मुझे z अपॉन 2 1 मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे करने को। नेक्स्ट केस भी देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी में आपको कह रखा है उसने कि मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। अब चेक करिए, मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, मुझे क्या चाहिए कि z हमेशा 1 से छोटा चाहिए। चेक करिएगा, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, दोनों तरफ मॉडुलस ऑफ z से डिवाइड मार दूंगा, 1 मॉडुलस ऑफ z से आप डिवाइड मार दीजिए। अब जरा चेक करिए, यहाँ पे 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z कैसा हो जाएगा, इज लेस देन 1 हो जाएगा क्या। चेक करिए, ये हो जाएगा 1 और 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ 1 z इज लेस देन 1, काम हो गया। यानी z अपॉन 2 की जगह अब मुझे इस z की जगह ये वेरिएबल चाहिए, ठीक। इसी तरीके से अब 1 की तरह देखिए, 1 की तरफ भी तो सोचना है, क्लियर। तो अब यदि 1 की तरफ सोचना है तो क्या करिए, यहां पे मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन क्या है 2, क्लियर। तो यहां पे आपको क्या 1 चाहिए, सबसे पहले तो 1 चाहिए, तो मैंने कहा 2 से डिवाइड मारिए, तो यहां पे ठीक है, यहीं से आ जाइए, ठीक है, 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z आ गया। अब यहाँ 2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z यहीं से चेक कर लीजिए, आपको अब z के बराबर 1 के टर्म में भी देखना है, तो आप क्या करिए कि यहाँ 2 से डिवाइड मार दीजिए, यहाँ 2 से डिवाइड मार दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1 अपॉन 2 आ जाएगा क्या। यानी z के टर्म में यदि 1 अपॉन 2 से छोटा है तो 1 से तो छोटा होगा, यानी z का जो वेरिएबल है 1 अपॉन z के टर्म में रखना है। किसके टर्म में रखना है, 1 अपॉन z के टर्म में रखना है, क्लियर। तो बस बाकी चीजें वही रहेंगी, 1 अपॉन z, 1 अपॉन क्या चाहिए मुझे 2 अपॉन z चाहिए इस बार, तो यानी मुझे z कॉमन लेना होगा, 1 माइनस 2 अपॉन z कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन, यहां पे क्या चाहिए 1 अपॉन z चाहिए, यानी z कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन z हो जाएगा, ठीक। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, जैसे आप बाइनोमियल थ्योरम को -1 में लिखिए, बाकी सॉल्व कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। तो बहुत इजी होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि मॉडुलस की जो आपको रीजन दिया गया है उसने वेरिएबल को लेस देन 1 के फॉर्म में आपको एक्सपेंड करना है, क्लियर। वहीं एक और देखिए कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 ये दे रखा है 0 से 1 के बीच में। अब एक चीज तो देख लीजिए कि मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन 1, यानी मेरा काम हो गया। बस केवल क्या रखना है कि z माइनस 1 जहां है वहां पे t रख दूं, तो यदि ये t रख दूंगा तो ये 0 से 1 के बीच में हो जाएगा, ठीक। तो z बराबर यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस टी, जहां जहां z है 1 अपॉन टी रख दीजिए, तो 1 अपॉन z की जगह 1 प्लस टी माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए जरा इसे, तो क्या हो जाएगा t माइनस 1, क्या आ जाएगा t माइनस 1 माइनस 1 अपॉन यहां से सिंपली t, ठीक है, क्लियर। तो ये अब जरा यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस के, तो 1 माइनस टी अपॉन ये क्या हो जाएगा -1 माइनस टी हो जाएगा, -1 अपॉन टी। तो यानी सिंपली मुझे -1 माइनस टी की पावर -1 का एक्सपेंशन करना है और टी की पावर -1 का एक्सपेंशन करना है, क्लियर, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करना है, क्लियर। बस क्या चाहिए, अब जैसे ही टी आ जाएगा तो मैं ये क्या रख दूंगा, जहां जहां टी आएगा उसकी जगह मैं वापस पलट के रख दूंगा z माइनस 1,
क्लियर? इस तरीके से आप इस एक्सपेंशन को भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे लॉरेंट एक्सपेंशन। कैसे हो गए? लॉरेंट एक्सपेंशन। अब जरा बात करते हैं एक टेलर एक्सपेंशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? टेलर एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको कह दिया कि cos z एफ जेड बराबर आपको दे दिया cos z और कह रहा है z बराबर π/4 के अराउंड करिए। अब यहां चेक करिए, आपको किसी पॉइंट के अराउंड, यहां पे कोई रीजन नहीं दिया हुआ है, वहां पे क्या दिया था? एक रीजन गिवन था, लेकिन यहां पे आपको एक पॉइंट के अराउंड करना है। तो cos z में क्या कर सकते हैं आप? इजीली कर देखिए। तो cos z आपका फंक्शन है, आपको क्या यूज करना है? इस बार टेलर सीरीज यूज करनी है, यानी एफ जेड को एक्सपेंड करना है। ये क्या हो जाएगा? एफ ए, यानी एफ ए का मतलब क्या? एफ ए की जगह क्या है यहाँ? π/4, तो π/4 यानी cos π/4, ठीक है। एफ ए प्लस यहाँ पे z माइनस ए, ठीक, एफ डैश ए, ठीक, z माइनस ए का होल स्क्वायर, एफ डबल डैश ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से, ठीक। तो एफ ए की वैल्यू cos 45 1/√2 प्लस z माइनस ए यानी z माइनस π/4, एफ डैश ए यानी एफ डैश जेड को एक बार डिफरेंशिएट करिए, cos जेड का बन जाएगा माइनस साइन जेड, क्या बन जाएगा? माइनस साइन जेड, और फिर वैल्यू डाल दीजिए π/4, यानी ये माइनस के क्या आ जाएगा? 1/√2, ठीक। इसी तरीके से यहाँ z माइनस π/4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, साइन जेड करेंगे cos जेड माइनस का साइन बना रह जाएगा, ठीक है, और फिर से 1/√2, इस तरीके से एक्सपेंड कर दीजिए। कोई दिक्कत? तो ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन है, ठीक। बाकी चीजें आपके पास क्लियर है। यदि मान लीजिए कोई भी एफ जेड दिया हुआ है z अपॉन, ठीक है, z+1 और z+2, ठीक है, और कह रहा है z बराबर -2 पे एक्सपेंड करिए। किस पे? z बराबर -2 पे एक्सपेंड करिए। कुछ क्या यहाँ पे कोई रीजन दिया? नहीं दिया, तो सिंपली z-2, इधर ले आई, z+2 बराबर t यूज करिए। क्या करना है? z+2 की जगह t यूज करिए, ठीक है, और z बराबर t-2 यूज करिए, या फिर मैं कहूं इधर ले आइए z+2 बराबर t, तो यानी एफ जेड आपका क्या हो जाएगा? 2 अपॉन, जहां पे z की जगह क्या रखना है? t-2 + 1, और z+2 क्या हो जाएगा? t, ठीक। तो ये 2 अपॉन ये t-1 इंटू t में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करिएगा, इसे दो पार्ट में a अपॉन t-1 प्लस b अपॉन t में अलग कर लीजिएगा, ठीक, और सीधे बाकी चीजें वैसे सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर? ठीक है। वहीं पे यदि कुछ नॉन एक्सपेंशन आपके सामने आ जाए, कैसे? कुछ नॉन एक्सपेंशन आपके सामने आ जाए, जैसे e की पावर z, cos z या sin z, उनके बारे में यदि बात कर लें एक एग्जांपल में, जैसे एफ जेड इक्वल टू e की पावर z अपॉन z-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कहा z बराबर 1, z बराबर 1 यानी z-1 इक्वल टू t मानिएगा उसी तरीके से। तो e की पावर यहाँ z की जगह क्या हो जाएगा? t+1 आ जाएगा, और z-1 की जगह क्या आ जाएगा? t² आ जाएगा। इसे और लिखिए तो e की पावर t अपॉन t² आ जाएगा। यहां से e अपॉन t² रखिए, e की पावर t का आप एक्सपेंशन जानते हैं, t² अपॉन 2 फैक्टोरियल, t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत? t² को अंदर ले जाइए, बाकी t की वैल्यू फिर z बराबर क्या मान लिया था? z-1 इक्वल टू t मान रखा था, कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए एक जैसे देख लीजिए साइन z अपॉन z-π, इसको कह रखा है z बराबर पाई पे, देखिए तो मैंने कहा z-π इक्वल टू t कर लीजिए, ठीक है। तो साइन और ये z की जगह क्या आ जाएगा? साइन ये हो जाएगा पाई प्लस t अपॉन z- ये t, ये क्या हो जाएगा? साइन पाई 180 प्लस थीटा, यानी माइनस के साइन थीटा, यानी साइन t अपॉन t। साइन t का आप एक्सपेंशन जानते हैं, तो ये माइनस के 1 अपॉन टी, यहां से क्या आ जाएगा? t माइनस t³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और बाद में आप t की वैल्यू क्या रख देंगे? z-π, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी टेलर और लॉरेंट सीरीज हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया इससे, फिर भी आप लोगों को यदि क्वेश्चन मिले, यदि पूछे हुए बैक, तो आप क्या करेंगे? उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। मैंने इसीलिए इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया
कि क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज्यादा हिस्सा आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कैसे करना है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको भी उतना इजीली क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।